हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी का एक और लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। उसमें हम नया लेक्चर देखेंगे मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस। अभी हमने देखा था क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी कैसे रिलेटेड है, कैसे ये ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस। जैसे कि हम बात करते हैं कि मेंस के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फालतू के आंसर राइटिंग और ये जो फालतू के इंटरनेट के चोचले हैं, उससे बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाओ और सिलेबस के टॉपिक्स पर जाओ। तो हम उसी तरह देखते हैं चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी के मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस से क्या क्वेश्चंस आए हैं। रिसेंटली मिशन शक्ति लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये फिर से न्यूज़ में आया। तो देखते हैं। देखो, एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसे इंडिया के आइलैंड टेरिटरीज़ क्या हैं, उन पर क्या थ्रेट्स हैं, कैसे सेफगार्ड कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें। कलेक्टिव सिक्योरिटी, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, हर चीज़ में ये स्पेस वॉर एक नई डायमेंशन लेता जा रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन ये पूछा था 85, ये स्टार वॉर्स या स्पेस वॉर की बात करता है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। 83 में ये हुआ था। हम इस लेक्चर में बात करेंगे भी, जो अभी हम देखने वाले हैं स्टार वॉर्स क्या होता है, क्यों ये चीज़ न्यूज़ में आई थी। तो पूरा वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की कहानी ही स्टार वॉर्स के बाद से टेक ऑफ करती है। स्टार्ट तो ऑल्दो ये हो गई थी आपकी कोल्ड वॉर के टाइम पर। इसके बाद जो एक क्वेश्चन सीधे पूछा है डायरेक्टली, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, वो ये पूछा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉ प्रोवाइड करते हैं सारी कंट्री को कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी, ये याद रखना, ओवर द एयर स्पेस अबव देयर टेरिटरी। इसका मतलब क्या है अगर हम इसको समझें कि सपोज़ ये आपका कोई कंट्री है, ये ग्लोब है, यहाँ पर आपका इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर आपका ये हुआ स्पेस, ठीक है। पहले हम कहते हैं इसे एटमॉस्फेयर या फिर एयर स्पेस, ठीक। इसके ऊपर हमारा हो गया आउटर स्पेस, ठीक। एयर स्पेस वो होता है जहाँ पर फ्लाइट्स चला करती है। आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है तो आप इस एरिया में फ्लाई करोगे। आउटर स्पेस एक ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है, तो इसकी बात की हुई है इस क्वेश्चन में। तो दोनों चीज़ें पूछी हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एयर स्पेस। एयर स्पेस पर आपको देखेगी एक्सक्लूसिव एंड कंप्लीट सॉवरेनिटी, लेकिन जो आपका स्पेस अबव दिस एयर स्पेस है, मतलब आउटर स्पेस की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन कर दोगे। बहुत से लोग इसमें सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट वाले स्पेस की बात कर रहे थे। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दीज लॉज ऑन स्पेस अबव दिस एयर स्पेस, मतलब जो एक कंप्लीट एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी मिली हुई है आपको इमीडिएट स्पेस पर, आपको अपने इस वाले पार्ट में, तो इसके इम्प्लीकेशन इस पर क्या है, ये पूछा हुआ है। और ये इसके जो चैलेंजेस है और फिर आगे थ्रेट्स क्या है वो पूछे हुए हैं। तो ये एयर स्पेस क्या है, इसके लिए सिनॉप्सिस का जो आप यूट्यूब चैनल देखोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी पर मिली। आई डोंट थिंक कि कोई इससे अच्छा पढ़ा सकता है आपको साइंस टेक या इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मिसाइल टेक क्या होती है, लगभग 1 घंटे का लेक्चर है। यहाँ पर सबमरीन्स क्या होती हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर सरफेस फ्लीट क्या होती है, इसके बाद जो स्पेस टेक है लगभग 2 घंटे का लेक्चर है। तो आपको ये लेक्चर्स देखना चाहिए। एटलीस्ट जो आज का लेक्चर है उसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब चीज़ें यहाँ समझाई हुई हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके लिए। तो ये लेक्चर एक बार हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस में। पहली चीज़ न्यूज़ में क्यों है, फिर होता क्या है, देन उससे रिलेटेड एक MAD म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या थी, देन हिस्ट्री और इम्प्लीकेशन या और रिलेटेड चीज़ें, आउटर स्पेस ट्रीटी, पैरोस, जो भी बातें हैं वो हम देखते हैं। सॉल्ट सेकंड ट्रीटी भी देखेंगे। तो मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस मतलब आप स्पेस में कुछ ऐसे इक्विपमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ वेपन्स या फिर पोटेंशियल वेपन्स आपके वहाँ आ रहे हैं। तो यही मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस है। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस भी रिलेटेड टर्म है, थोड़े बहुत डिफरेंस है, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, तो अननेसेसरी उसमें मत फंसना। इंडिया ने रिसेंटली मिशन शक्ति लॉन्च किया था, तो इंडिया एक इलाइट ग्रुप में आया। ये न्यूज़ थी उस टाइम की। इंडिया चौथा कंट्री बना US, रशिया, चाइना के बाद जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन था। PM मोदी ने इसको बताया था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और DRDO के लिए फिर हमारे राहुल गांधी साहब हैं जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसकी प्रशंसा की थी। साथ में जो सतीश जी थे DRDO के चेयरमैन, उन्होंने सीधे सीधे बताया था कि इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और बाद में क्या हुआ था, फिर लोगों ने कंप्लेन कर दी थी कि आपने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ। ये वंस इन अ सेंचुरी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशंस है उसके पास लोग इस तरह की शिकायतें लेके चले जाते हैं। एनीवेज
इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कराया इंडिया की जो आउटर स्पेस की डायमेंशन है उसके लिए। एंटीसेट मिसाइल काम कैसे करती है कि आपने सपोज़ एटमॉस्फेयर के बाहर जो आउटर स्पेस है वहाँ पर कोई सैटेलाइट पहले से रखी हुई है, आपको उसको लॉन्च करना है, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। दिस इज़ नथिंग बट अ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है ये आपको मैं बता चुका हूँ। बैलिस्टिक मतलब बॉल जैसे आप फेंकते हो ना, बॉल जैसी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ से लिया और यहाँ से फेंक दिया और यहाँ इसको इंटरसेप्ट करके या फिर इसको ब्रेक करना है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या है? बैलिस्टिक सपोज आप यहाँ खड़े हो, आपने कुछ फेंक दिया सीधे, नाउ इट इज़ गोइंग, ठीक। यहाँ पर आपने इसमें पावर दी, इग्नाइट किया, आप छोड़ दिया, ठीक। तो ये जो पैराबोलिक पाथ है यहाँ जहाँ जाके गिरेगा। बैलिस्टिक मिसाइल कई बार क्या होती है आउटर स्पेस में भी जाती है, तो यही एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल है। इस लेक्चर को जो मैं बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये वाला लेक्चर देखो, यहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ क्रूशल वन। तो मिशन शक्ति जो थी वो भी ऐसा ही था। तो इसके बाद ये चीज़ फिर से न्यूज़ में आ गई। तो अब ये देखते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे न्यूज़ में क्यों है। मिशन शक्ति को हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो यूएस ने अभी रिसेंटली प्रपोज किया कि एक न्यू यूएस स्पेस फोर्स हमें लानी है। हालांकि पहले से यूएस की ऐसी एक स्पेस फोर्स है। 2019 में इंडिया ने पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी जिसका नाम रखा मिशन शक्ति। उस मिशन का पार्ट था। और एक लाइव सैटेलाइट, लाइव मतलब जो पहले से थी आउटर स्पेस में। तो यूएसएस, रशिया, चाइना, इनके बाद इंडिया चौथा कंट्री बन गया। 2020 में रशिया ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया अभी रिसेंटली, उसको उन्होंने नाम दिया डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट, DAASAT। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, DA मतलब रशिया का है। तो ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजता है। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों भेज रहे हैं वो भी मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। इसमें जितने भी ऑर्बिट हैं, लो अर्थ, हाई अर्थ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, क्या क्या बवाल होते हैं सब बता दिया। लो अर्थ सैटेलाइट आप बिल्कुल सिंपल समझो कि ये धरती है, धरती के जो नियरेस्ट सबसे पास सैटेलाइट हो सकता है, ठीक है, सबसे पास का ऑर्बिट हो सकता है, उसको हम LEO लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। सपोज़ आपको ये मिसाइल वॉर के लिए कुछ वेपन स्पेस में रखने, तो आप ऐसी जगह रखोगे ना कि आप ऊपर से धरती पर सीधे अटैक कर पाओ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लोअर सैटेलाइट में क्यों इस टाइप के वेपन्स रखेंगे। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो जिनपिंग जा रहे हुए थे, 11th जिनपिंग, उन्होंने कहा कि जो स्पेस ड्रीम है चाइना का, वो ड्रीम ये है जो चाइना को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये 2013 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस होता क्या है ये समझते हैं। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी समझ तो गए हो क्या होता है। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपनरी एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन आउटर स्पेस, ठीक है। आउटर स्पेस में आपको ये इन चीज़ों का रखना है, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ें आपको करनी है। स्पेस के साथ इसमें क्या है, स्पेस में कोई भी रख सकता है, बिकॉज स्पेस इज़ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन में मैंने आपको बताया था क्लाइमेट है, आउटर स्पेस है, अंटार्कटिका है और आपका हाई सी है। तो अब आप जैसे ही ग्लोबल कॉमन्स जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी का राइट है वहाँ पर आप अपने वेपन्स रख देते हो, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ हो गया। इससे क्या हुआ कि अगेन जैसे आज के टाइम में डिबेट होती है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, इसका पूरा फंडा क्या है कि हम सब मिलके अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बट इसमें इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, जो कंट्रीज़ पहले इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। अभी USA और अभी आप कहोगे मोल्दोवा या मालदीव, तो क्या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कॉमन है? नहीं है, ठीक। या उनके जो रोल्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, वो कॉमन नहीं हो सकते। टर्म तो ऑल दो हमने ये लॉन्च कर दी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबल। कॉमन मतलब USA को भी क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है, मालदीव्स को भी काउंट करना है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड होंगी। लेकिन ये सब कहने के चोचले हैं, ऑन पेपर ही हैं, इसके होता कुछ नहीं है। रियल में है कि आज के टाइम में स्पेस ग्लोबल कॉमन्स है, जो यहाँ पर अपने वेपन्स रख देगा आज से 100 साल बाद वही हीरो होगा। 4th फ्रंट ऑफ वॉर ये ओपन हो जाएगा। 3 फ्रंट क्या होते हैं, आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स। इसके अलावा वैसे और भी होते जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी भी 5th फ्रंट ऑफ वॉर की तरह कहा जाता है, ठीक है। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो आउटर स्पेस से पास होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताया बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात है, आप इसे यहाँ से जितने थ्रस्ट से जितना धक्का दे के फेंक दो ये उतने ऊपर चली जाएगी। सपोज आपका एटमॉस्फेयर ये है, तो एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स हैं, वो अगेन आपको उस लेक्चर में देखना चाहिए। टेरेस्ट्रियल टाइप वेपन्स इन स्पेस, ये क्या है कि सपोज धरती है, आपने यहाँ लो अर्थ ऑर्बिट में अपना एक वेपन रख दिया, मिसाइल रख दी। सपोज अभी आप सोचो ये USA ने एक वेपन यहाँ रख दिया, अब कंट्री 4 है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये है यहाँ पर आप देखो USA, रशिया, चाइना और इंडिया। अब सपोज़ इन 4 कंट्रीज़ के अलावा फॉर एग्जांपल अफ्रीका की कोई कंट्री है, USA का मन किया वहाँ से ये दाग दे, क्या कर लोगे। इनफैक्ट UK के पास भी नहीं है,
ठीक है, यूरोप में किसी कंट्री के पास नहीं है, ठीक। तो इसको तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना, ये तो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है, ठीक। लोग आपके ऊपर वॉर्स पे वॉर्स किए जा रहे हैं, आप पे अटैक किए जा रहे हैं, आपके पास उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें की जाती हैं, बट फिर भी ये एक क्रूशल चीज़ हो जाएगी बाद में। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड से आया। मैड जो मतलब पागलपन होता है, मैड ये टर्म डोनाल्ड ब्रेनन ने लॉन्च की थी, यूएसए के थे ये मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट 1962 में। ये एक नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी ऐसी है, इसका मतलब समझो, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब आप हमें पेलोगे तो हम आपको पेल देंगे, आप हमें बर्बाद करोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। फुल स्केल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक, जो हम कहते हैं न्यूक्लियर वॉर होगा तो एमएडी की वजह से होगा, बाई 2 और मोर अपोजिंग साइड्स, जिसकी वजह से कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ बोथ अटैकर और डिफेंडर, दोनों ही नेस्तनाबूद हो जाएंगे। पहले प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक, सपोज कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में ये इस टाइप की न्यूक्लियर वॉर हो गई फुल स्केल, तो ये पहले ए क्या ट्राई करेगा कि इसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, सपोज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ, तो ये ट्राई करेंगे कि इनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। प्रीएम्प्टिव मतलब प्री मतलब पहले, एम्प्टिव मतलब उस एरिया को में जितने भी एम्प्टी कर देना, आप बस नाम से समझ लो, प्री एम्प्टिव इसको कहते हैं, ठीक। पहले सेकंड स्ट्राइक, इन ए ने बी पर स्ट्राइक कर दिया, अब सेकंड स्ट्राइक होगी आंसर इनको, ठीक है। तो इंडिया जैसे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी यूज़ करता है, तो सेकंड स्ट्राइक के ऊपर डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया के ऊपर एक भी बम फेंका तो फिर हम सेकंड स्ट्राइक ऐसी करेंगे कि मतलब समझ नहीं आएगा कि कहाँ से आप कंट्रोल करोगे खुद को। तो इस तरह के डॉक्ट्रिन्स भी बनाए गए हैं और ये कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था एमएडी, तो आप समझ सकते हो कोल्ड वॉर किस लेवल पे चला था। हिस्ट्री की बात करें तो ये आपका कोल्ड वॉर के टाइम पे स्पेस रेस स्टार्ट हो गई थी। स्पुतनिक 1 सैटेलाइट यूएसएसआर ने 1957 में लॉन्च कर दी थी। यूएसएसआर ने क्या, यूएसए को हरा दिया था इस टाइम पे। आप समझ सकते हो जो भी ये आर्म रेस हुई है कोल्ड वॉर के टाइम पर स्टार्ट हुई है। फिर रिकॉग्नाइसेंस सैटेलाइट आए, इनको हम इंटेलिजेंस सैटेलाइट या मिलिट्री सैटेलाइट भी कहते हैं। तो ये मिलिट्री उनको जो राइवल्स के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको लोकेट करने के लिए यूज़ करती थी। इसके लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ होती थी। तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन लो अर्थ ऑर्बिट में होती है, कम्युनिकेशन हाई अर्थ ऑर्बिट में होती है। तो ये क्यों होती है वो समझ लो। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब सीधे से समझो अर्थ है, अर्थ के पास आपको जितने जल्दी आप देखोगे, जितने पास से देख पाओ उतना अच्छा है, तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दूर रखते हो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर आप पास में रख दोगे तो इतना ही एरिया तो कवर कर पाएंगे। आप ये देखो, ये एरिया कवर और ये वाला एरिया कवर, तो ये इसलिए आप ये चीज़ समझो कि हर तरह की सैटेलाइट यूज़ होती है इसमें। ये सारे अगेन लेक्चर्स फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, इस लेक्चर में आपको मिलेगा, तो यहाँ हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऑल्दो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई दे रहा हूँ। कोरोना जो आज के टाइम में आपको पता है कोरोना है, ये कोरोना ऐसा नहीं कि पहली बीमारी है, इससे पहले यूएसए के जो पहले स्पाई सैटेलाइट्स थे उसका नाम कोरोना रखा हुआ था उन्होंने, ये शायद नाम आपको याद रह जाए। 1983 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे, उस टाइम पे हुआ करते थे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI लॉन्च किया, कहा कि ये प्रपोज़ किया हम ऐसा करेंगे, उसको हमने स्टार वॉर्स कहा, जो अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था। 1985 में क्वेश्चन इसीलिए पूछा था, 2 साल उस पर लगातार बवाल चला होगा। तो ये एक स्पेस बेस्ड सिस्टम था जो यूएसए को प्रोटेक्ट करता स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मिसाइल से। फिर यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड बनी, यूएस स्पेस कॉम कहते हैं इसको। ये एक यूनिफाइड कमांड ऑफ यूएस मिलिट्री थी, ये 1985 में क्रिएट की गई। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए, कुछ पॉइंटर या ऐसे में लिखने के लिए काम आएगी ऑब्वियसली। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं स्पेस वेपनाइजेशन के? पहली चीज़ तो ये है कि मिलिट्री डोमिनेंस आप अचीव कर सकते हो। आज आपने कर दिया तो भैया स्पेस फ्यूचर में आपका है, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रीज़ के पास है नहीं। आज जो ग्लोबल कॉमन्स है उस पर उसका जो स्पेस एक पार्ट है उस पर कुछ ही कंट्रीज़ की पहुंच है। तो अगेन ये वही बात हो जाएगी, जिसने फर्स्ट लीड ले ली हमेशा वो जीतेगा। दूसरी चीज़ क्या है? आर्म्ड रेस फॉर वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस, ये बढ़ जाएगी, आर्म्ड रेसेस बढ़ जाएंगी। देखो बहुत से लोग इसरो को या फिर जो इंडिया में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैं
इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दीज आर वाइट एलिफेंट। अब आप ये समझ सकते हो कि इनका पर्पस क्या है। कितने भी स्लो हों या किसी भी पेस से इंडिया में R&D हो रही हो, उसका पर्पस ये है कि आज से 100 साल बाद जब देखा जाए कि भैया जब US और USSR क्या कर रहे थे तब आप कहाँ थे, आप सो रहे थे, तो आंसर है कि नहीं, हमने कुछ तो कर लिया था। तो ये आने वाली जनरेशन्स को हमें प्रोटेक्ट भी करना है। स्पेस वेपनाइजेशन जो हमने ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यहाँ देखा है ना, डिस्ट्रक्शन सॉरी, ठीक, तो ये मेनली ये क्या है, ये एक टर्म होती है डेटरेंस, ठीक है। तो ये डेटरेंस पर बेस्ड है। डेटरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, ठीक है। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस मतलब हम पूरी तरह से आपको नेस्तनाबूद तैयार करने के लिए बैठे हैं। ये मेनली यूज़ होता है न्यूक्लियर्स के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन में। दूसरा होता है CMD, क्रिटिकल मिनिमम डेटरेंस, मतलब पाकिस्तान FHD को फॉलो करता है, इंडिया CMD को फॉलो करता है, ठीक है। तो FHD क्या कहता है कि अगर हमको नीड पड़ी, आपने हमारा एक भी जवान मारा, तो फिर हम आपके ऊपर फुल स्पेक्ट्रम में न्यूक्लियर वॉर कर देंगे पूरी तरह से। इंडिया क्या कहता है कि हम क्रिटिकल मिनिमम डेटरेंस फॉलो करते हैं, मतलब जितना इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही है। तो हमें आज की डेट में न्यूक्लियर वेपन्स और ये स्पेस वेपन्स तैयार करने ही पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दूसरे लोग आपके ऊपर बंदूक लेके बैठ जाएंगे। आपके पास गन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को मारने के लिए उसको यूज़ करो। दूसरे के पास गन है तो उसको दिखाने के लिए कि देखो गन मत चला देना, मेरे पास भी गन है, इसलिए हमें गन रखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस। तो इन फ्यूचर जब वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस की आर्म रेस बढ़ रही, तो इंडिया उसमें थोड़ा सा पार्ट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा। न्यू फ्रंट ऑफ वॉरफेयर, जैसे कि मैंने बताया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बियॉन्ड आपका साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, और एक ये पांचवा वॉरफेयर आपका स्पेस। साइबर को 5th कहते हैं, स्पेस को 4th कहते हैं। स्पेस वॉरफेयर फ्यूचर में होने लगेंगे, जैसे कि आप मूवीज़ देखते हो ना, साइंस फिक्शन मूवीज़, वहाँ पर दिखते हैं कि आउटर स्पेस में ही जाके लड़ोगे आप, एटमॉस्फेयर में झगड़ा करोगे ही नहीं। तो एक ये वाला फ्रंट ओपन हो जाएगा, तो स्पेस में डिब्रीज होंगी, स्पेस का बैलेंस बिगड़ेगा और आप सीधे एंटी नेचर जा रहे हो, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, स्पेस में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, ऑर्बिटल स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स तो आप ऑर्बिट के देखो बहुत ही कम है ना, लो अर्थ ऑर्बिट एक ही रेंज में है। तो यहाँ आप सारे आपने वेपन्स इस्टेब्लिश कर दिए, तो अब आपको इनफैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी करना है, तो आप यहाँ कहाँ ले जाओगे, ठीक है। तो आपने सारे ऑर्बिटल स्लॉट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर लिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी, कुछ ही रेडियो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती हैं या कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ पर चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, आप वो रेडियो फ्रीक्वेंसी भी ऑक्यूपाई कर लोगे, या इनफैक्ट आप सारी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाई कर लोगे कल के दिन। तो स्पेस वेपनाइजेशन से ये भी एक फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो आपके साइंटिफिक आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं उनके लिए थ्रेट है। कल के दिन अगर आप जो ये सैटेलाइट हैं, जैसे हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने लॉन्च की ASAT, तो ये तो चलो एक लाइव सैटेलाइट टेस्टिंग के लिए रखी हुई थी, ठीक है। अब हुआ क्या, सपोज़ टेस्टिंग के लिए सैटेलाइट ना होती, कोई रियल में कोई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट होती, तो आप उसको भी तो डिस्ट्रॉय कर सकते थे। तो आप इस तरह से किसी कंट्री का कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर उसका जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हो। ये इश्यूज़ आ सकते हैं आपको इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हैं वो उनको भी खतरा है। देन इसके बाद जो स्पेस डिब्रीज़ है, कचरा है, वो तो स्पेस में ही रहने वाला है। आजकल स्पेस डिब्रीज़ एक इम्पॉर्टेंट इशू हो गया। इनफैक्ट स्पेस डिब्रीज़ आपके लिए UPSC के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बनता जा रहा है विद टाइम। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, पहली चीज़ तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी बनाओ जो बाइंडिंग हो, जिसके वायलेशन पर पनिशमेंट हो। तो UNSC को इसके लिए आगे आना चाहिए, जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज में बात की थी ना कि UNSC को यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि UNSC इंटरवेंशन क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर UNSC इसको क्लाइमेट चेंज की तरह इसको भी एक इंटरनेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर दे, तो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री सैंक्शंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, सारी चीज़ें हो सकती हैं। UNSC को ये जो पावर मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 39 ऑफ UN चार्टर से। तो जो चीज़ें यहाँ एप्लीकेबल है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। क्लाइमेट चेंज में जो एप्लीकेबल है वो स्पेस में भी एप्लीकेबल। तो एक UN के थ्रू मीडिएटेड या UNSC अगर कुछ इस तरह की एक मल्टीलेटरल ट्रीटी बना दे तो एक अच्छी चीज़ होगी। फिर जो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, हम ये भी पढ़ते हैं आउटर स्पेस सॉल्ट और पैरोस, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की नीड है ताकि आप उसको मोर वो बना पाओ, ट्रांसपेरेंसी ला पाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ला पाओ या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर पाओ। तो ये सब चीज़ें आप इस ट्रीटी में इन्वॉल्व करके करा सकते हो। देन जो डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ वेपन्स है, जैसे आपने CTBT लाई है न्यूक्लियर के लिए, कंप्लीट
बैन ऑन न्यूक्लियर, जो भी किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी इन्वायरमेंट में आपने बैन कर दिया, उस तरह से आप ये भी कर सकते हो। इस तरह के वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। आउटर स्पेस ट्रीटी OSA 1967 में जो बनाई गई थी, ये बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉ का फॉर्म करती है। प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये ट्रीटी बताती है कि जो स्टेट्स की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपके आउटर स्पेस और आउटर स्पेस का यूज़ और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ट्रीटी है। इस ट्रीटी का जो मेन लाइन है वो ये कहती है आप आउटर स्पेस को यूज़ करो बट फॉर बेनिफिट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे न्यूक्लियर का आप यूज़ करते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का आप यूज़ करो, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टाइप जो आपने टर्म सुनी होगी, पीसफुल यूज़ के लिए करो। देन जो ये बनाया गया था OSA UN के अंडर बनाया गया था, UNGA का रिजोल्यूशन था, उन्होंने इसको बनाया था। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 1963 से इस पर बात होनी स्टार्ट हुई थी और 1967 में इसका काम चला, इस पर साइन किए गए अल्टीमेटली, और इंडिया ने इसको फाइनली अब साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है। 80s में 1982 में इंडिया इसको साइन कर चुका है और रेटिफाई कर चुका है। इस तरह की दूसरी ट्रीटी है सॉल्ट सेकंड, ये आपकी कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। सॉल्ट फर्स्ट हुई थी, फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशन जो चले उसमें फिर सॉल्ट सेकंड भी आई। USA और सोवियत के बीच में है, 1970s में ये पूरी चली थी। मेनली क्या था, स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन्स को कर्टेल करना। तो सॉल्ट सेकंड ने बात की थी कि अर्थ ऑर्बिटल न्यूक्लियर वेपन्स या फिर जो भी WMD कहलाते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनको स्पेस में आप नहीं रखोगे, उनको प्रोहिबिट कर दिया। तो ये सॉल्ट ट्रीटी 1979 है। देन अभी एक ट्रीटी जो चल रही है, प्रपोज ट्रीटी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट, इनके अंडर चल रही है, लगातार इस पर बात चल रही है। उसका नाम है पेरोस, PAROS, प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। पेरोस एक आइलैंड भी है, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये पेरोस आइलैंड कहाँ है? ठीक है, तो ऑप्शन आप खुद ही बता देना, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक है मेडिटेरियन सी, एक है आपका अफ्रीका के इस वाले पार्ट में, इसको आप क्या कहोगे, वेस्टर्न पार्ट, एक है ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में, और चौथा है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो ये 4 ऑप्शंस में से आप बताना पेरोस आइलैंड का है। ठीक है, तो इस जो ट्रीटी है इसका नाम ही आपको दिख रहा होगा, प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस। तो ये बैन करेगी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को, और ये प्रिवेंट करेगी किसी भी कंट्री को मिलिट्री एडवांटेज एक्वायर करने से आउटर स्पेस में। तो इस ट्रीटी पर अभी काफ़ी काम चल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इस पर काफ़ी डिबेट होनी चाहिए मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस पर। जो इस टाइप की कंट्रीज़ हैं, जो आपके LDCs हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको आगे आना चाहिए। इंडिया को एक ग्लोबल रोल प्ले करना चाहिए ताकि बता पाए इसके क्या इश्यूज़ आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस होनी चाहिए और एक इस टाइप की ट्रीटी बननी चाहिए। तो ये पूरा जो इशू है वो मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस के ऊपर हमने बात की। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो आप इसको शेयर या सब्सक्राइब कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी में हम ऐसे ही और भी लेक्चर्स लाते रहेंगे। कुछ लेक्चर्स आपके वेबसाइट ऑनली भी चला करते हैं, तो आप synopsisis.in को विज़िट कर सकते हो। टारगेट हमारा यही है कि UPSC की जो कट ऑफ है उसको इंक्रीज़ करने पर हम काम करेंगे। अभी जो कट ऑफ है ना, जो टॉपर्स के मार्क्स हैं, वो मार्क्स यहाँ आते हैं। ठीक, आई एम ट्राइंग कि ये कट ऑफ 2-3 साल में यहाँ पहुँचे। जो अभी 500 लाना एक आउटर ड्रीम होता है, 1 या 2 लोगों के ही होते हैं। लास्ट 3-4 साल में आई हैव सीन ओनली 1% उसके 500 प्लस हैं GS में। उसको हम ट्राई करेंगे कि 600 प्लस लेके जाएँ, और ये काम सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस कर सकता है। एंड in fact we are going to target Hindi medium in a very proper and organized manner. So टाइम लो और देखो कि how we are going to launch this Hindi medium course. So thank you for watching. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो you can like, share और subscribe this Synopsis IAS channel and this lectures. All the best. Have a good